और बनिया की दुकान से आटा, दाल और वो घासलेट ले आते थे और तो मेरी वालदा बनाती थी, तब हमारे घर में खाना बनता था सर। एक समय की बात है, काबुल में रह रहे एक मुस्लिम परिवार में एक दिन अजीबोगरीब घटना घटती है। एक औरत जब भी अपने बच्चे को जन्म देती थी, वो बच्चा कुछ ही वर्ष बाद मर जाता था। इस तरह से एक एक करके उनके 3 बच्चे मर गए। जब चौथे बच्चे का जन्म हुआ, वह औरत डर गई। वह अपने पति से बोली कि लगता है यहाँ का आबो हवा ठीक नहीं है। मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। इस शहर को छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने का प्लानिंग कीजिए। ये बच्चा भी न मर जाए, इस डर से अफगानिस्तान काबुल से भटकते हुए, धक्के खाते हुए वह गरीब परिवार बंबई आता है। बंबई में एक कमाठीपुरा नामक जगह है, जहां उन्हें स्लम एरिया में एक बिल्डिंग में 4 मंजिले पर कबूतर खाने जैसा 2 कमरा मिलता है, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। वहां आकर पूरा परिवार सेटल हो जाता है। इस एरिया में हर वो गंदा काम होता था जो माहौल को बिगाड़ने में चिंगारी को हवा देने का काम करता था। कुछ दिन बीते और पैसों की तंगहाली के कारण रोज पति पत्नी में झगड़े होते थे। सुबह किसी तरह चूल्हा जलता था तो दोपहर के लिए सोचना पड़ता था, जिसके कारण दोनों मियां बीवी में रोज झगड़े होते थे और ये झगड़े एक दिन तलाक तक पहुंच गए और अंततः दोनों में तलाक हो गया। कुछ दिन बाद उस औरत के माता पिता और भाई को ये बात पता लगी। उस स्लम एरिया में अपने छोटे बच्चे के साथ अकेले रह रही है, जहां सरेआम कत्ल होते हैं, जुए का अड्डा है, शराब खाना है, जहां रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। वहां पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें यहां रहना है तो दूसरी शादी करनी होगी, और कुछ ही दिनों बाद दूसरी शादी हो जाती है। जिनके साथ दोबारा शादी हुआ वो कोई कारपेंटर था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। जिस समस्या के कारण दूसरी शादी हुई, वो समस्या आज भी खत्म नहीं हुआ। उस बच्चे की मां अपने बेटे से कहा करती थी, जा अपने पिता से कुछ पैसे लेकर आ। वो छोटा सा बच्चा पैदल कुछ दूर जाने के बाद अपने पिता से 2-3 रुपए मांग कर लाता था। तब जाकर उसके घर में चूल्हा जलती थी। उस लड़के से ये सब देखा नहीं जाता था और वो एक दिन अकेले घर पे बैठा हुआ था। तभी कुछ लड़के आए और उस लड़के से बोले, क्या कर रहा है बैठकर, चल मेरे साथ एक जगह, वहां कुछ छोटे छोटे थैलियां बनती हैं, एक दिन के 2 रुपए मिल जाएंगे। उस बच्चे की आंखों में एक चमक आ गई और वो बोला, चल। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए अपना पैर बढ़ाया, तभी पीछे से एक हाथ बच्चे की कंधे को पकड़ लिया। बच्चा जब मुड़कर देखा तो उसकी मां खड़ी थी। बोली, बेटा ये तू जो 2 रुपए कमाने जा रहा है, ये 2 रुपए कल भी 2 रुपए ही रहने वाला है। तुझे क्या लगता है इससे गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं बेटे, अगर तुझे हालात सुधारना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो तू पढ़। ये पढ़ शब्द सुनकर बच्चे को लगा कि उसके रगों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उतार दिया हो, और उसके बाद वो बच्चा किताब उठाया और सीधा स्कूल। और वैसे माहौल में रहकर भी वो इंजीनियरिंग और टीचर, उसके बाद बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर का खिताब जीता। वो कोई और नहीं बल्कि वो है कादर खान साहब। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत में मुस्कुरा रहा है। राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत
और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। कादर खान साहब का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता कंधार, अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान खान थे, जबकि उनकी मां ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत के पीसिन इकबाल बेगम थी, जो अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। खान के 3 भाई थे, शम्स उर रहमान, फजल रहमान और हबीब उर रहमान। वह काकर जनजाति का एक जातीय पश्तून है। कादर खान का पालन पोषण मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में हुआ था। जब उनका परिवार काबुल से वहां चला गया था, उन्होंने एक स्थानीय नगरपालिका स्कूल में और बाद में इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक किया। 1970 और 1975 के बीच उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भायखला में एमएच साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाया था। ताश के पत्ते नामक नाटक में प्रदर्शन करते समय उन्हें हास्य अभिनेता आगा ने देखा, जिन्होंने तब अभिनेता दिलीप कुमार को नाटक देखने का सुझाव दिया। दिलीप कुमार साहब नाटक देखकर काफी प्रभावित हुए और अपनी अगली फिल्मों सागीना और बैराग के लिए साइन कर लिया। रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कादर खान ने इसे उस घटना के रूप में याद किया जिसने उनके फिल्म करियर की शुरुआत की थी। वह थिएटरों के लिए नाटक लिखते थे और बाद में उन्हें जवानी दीवानी की पटकथा लिखने की पेशकश की गई, जिससे एक पटकथा लेखक के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। हिंदी फिल्म लेखक के रूप में उनका करियर तब शुरू हुआ था जब नरिंदर बेदी ने खान द्वारा लिखे गए थिएटर नाटक को देखा और उन्हें इंदर राज आनंद के साथ जवानी दीवानी की पटकथा लिखने के लिए कहा, जिसके लिए खान साहब को 1500 रुपए मिले। उस समय कादर खान साहब के लिए बहुत बड़ा रकम था। आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब एक बार उस जमाने में उन्हें फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए 1,21,000 रुपए मिले थे। दोस्तों, कादर खान का स्ट्रगल लाइफ आज के यूथ के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स का भंडार है। इसी वजह से आज विश्व के हर लोगों के दिलों में जिंदा है। खान को सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, एक अपक्षीय बीमारी थी, जिस कारण उन्हें 28 दिसंबर 2018 को कनाडा में सांस फूलने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे इलाज के दौरान अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। और 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब के बेटे सरफराज खान ने पुष्टि की कि कादर खान साहब की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार मिसिसागा में ISNA मस्जिद में आयोजित किया गया था और उन्हें ब्रैम्पटन के मेडिवल कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। आपका ये प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। जिंदगी वह नहीं जो हमें कुदरत ने दिया है, बल्कि जिंदगी वह है जो हम बनाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं, बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादे को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। ऐसा ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।